हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के अध्ययन में। आज हम ग्रुप डी का पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें मैथ के सवाल आए हैं, उनको हल करेंगे। देखते हैं कैसे किस प्रकार के सवाल आए थे। पहला सवाल है इसमें, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तो नरेश की वर्तमान आयु क्या है, ये बतानी है। देखिए, नरेश और सुपर्णा, इनकी जो आयु का रेशियो दिया है वो है 7:3, और 3 साल बाद जो रेशियो होगा, 3 साल बाद रेशियो जो होगा वो होगा 2:1। 2:1, ठीक। देखिए, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। पहले क्या करना है, मान लीजिए इसकी उम्र 7x है, इसकी उम्र 3x है। तो अब से 3 साल बाद ये 7x+3 का होगा, और ये 3 साल बाद 3x+3 का। और अब दोनों का जो अनुपात है, 3 साल बाद जो अनुपात है, वो 2:1 के बराबर है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा इसका? इसमें 7x+3 बराबर इधर 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। हल करते 7x में से 6x यानी 1x बराबर 6 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 3, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। तो उसने पूछा है कि नरेश की उम्र कितनी है। नरेश की कितनी है? 7x। तो नरेश की आयु कितनी आएगी? 7x। 7 गुणा x की वैल्यू कितनी दी है? 3, तो 21 साल नरेश की आयु हो गया। ये है बेसिक तरीके से। इसका दूसरा और मेथड देखते हैं। एक मेथड ये है कि पहले कोई रेशियो दिया है जो वर्तमान का है, उसके बाद फिर से एक रेशियो दिया है जो 3 साल बाद है। तो जितने साल बाद है उतना हम यहाँ लिख लेते हैं कितने साल बाद है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये वर्तमान वैल्यू है। अगर हमें वर्तमान की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंस हमें दूसरे वाले का लेके रखना है। तो इसमें डिफरेंस कितने का? 1 बटे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई में डिफरेंस 7 या 21, और ये कितना है? 2:1 है। ये इनका डिफरेंस 1, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 1 का डिफरेंस इंटू कितने साल में है ये डिफरेंस? 3 में। तो 1/1 इंटू 3 यानी कि 3। तो एक यूनिट का मान आ गया हमारा 3 साल। तो इसमें गुणा कर देते हैं। अगर हम नरेश की आयु निकालना चाहते हैं तो इसका इसमें गुणा, और अगर हम सुपर्णा की निकालना चाहते हैं तो इसमें गुणा करेंगे। तो 7 गुणा 3, तो हम कह सकते हैं कि नरेश की जो आयु होगी वो 21 साल होगी। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं आयु। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शीर्ष साझा करने वाले एक घनाभ की 3 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा, ये बताना है। देखिए, इसमें क्या किया है, सीधी साइड ना देके उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये एक घनाभाकार आकृति है। ठीक है, इसमें क्या किया है, जैसे एक सतह ये दे दी है और एक सतह ये दे दी है, ये वाली दो सतह, इनका क्षेत्रफल दिया है, और एक सतह ये वाली दे दी है। इस तरीके से 3 सतह दे दी है इसकी। ठीक है, तब तो इसने एक दिए है ये 25 मीटर स्क्वायर, ये वाली दी है 32 मीटर स्क्वायर, और ये वाली दी है 32 मीटर स्क्वायर। देखिए, जब इसकी बेसिक जो फलक मानी जाती हैं, जो साइड हैं, वो एल साइड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तब जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या किया है, इसने पार्श्व फलक दी हैं जिनका क्षेत्रफल दिया है। तब क्या करना है, ये देखिए, ये जब जो साइड बनी है, ये जो एरिया बना है वो इसके और इसके मल्टीप्लाई से बना है। इसका मतलब ये लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर, और ये जो बनी है वो b इंटू एच से बनी है, तो b इंटू एच जो कि दे रखा है 32 मीटर स्क्वायर। जबकि ये जो बना है वो l इंटू एच यानी कि h और l से बना है 32 मीटर स्क्वायर, इतना बना है। तब यहाँ देखें, यदि हम इन तीनों को गुणा कर देते हैं, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, तो इसमें 2 बार एल है, 2 बार बी है, 2 बार एच है, तो हम कह सकते हैं एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये तो इसी जैसा आ गया, बस इसका वर्गमूल और लेना है, तो आयतन नहीं हो जाएगा यही। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आयतन होगा वो इसके वर्गमूल के बराबर होगा। ठीक है, तो v बराबर, तो जो साइड हैं, जो फलक क्षेत्रफल दिए हैं, उनके गुणनफल का वर्गमूल निकालना है, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। एल बी 25, ये 32 इंटू 32, तो v बराबर कितना आएगा, अंडर रूट निकाल के 25 का 5 इंटू 2 32 हैं तो 1 32 निकल आएगा, 32 पंजे 160 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या के दोगुने को उस संख्या के वर्ग में जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है, तो इस संख्या के लिए संभव उत्तर क्या होगा। देखिए, एक संख्या का दोगुना, एक संख्या के दोगुने को उस संख्या के वर्ग, माना जो संख्या है वो x है, तो उस संख्या का हमने क्या किया, दोगुना किया, तो उसी संख्या के वर्ग यानी एक्स स्क्वायर में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो ये सवाल आया था, इसमें क्या है, ये एक तो द्विघात समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर, इसे सीक्वेंस में लिखते हैं ठीक से, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, इधर ये 3 आ जाएगा, माइनस के 3 बराबर 0। हल करें, x का मान क्या आएगा, क्वाड्रेटिक हल करने के लिए क्या करना, पहला 3 का गुणनफल 3x स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर ऐसे बनाओ कि 2x बनने चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, हम बना सकते हैं एक तो 3x माइनस का x, 3x में से एक x गए तो कितने बने, 2x प्लस के, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना बना, 3x स्क्वायर माइनस ये, दोनों से कॉमन x, x प्लस 3, दोनों से कॉमन -1, x प्लस 3 बराबर 0, यानी x प्लस 3 और x माइनस 1, ये दो फैक्टर आए, 0 के बराबर कर देते हैं तो x बराबर आ जाएगा -3 और x बराबर आ जाएगा 1। तो इसमें पूछा है कि इस सवाल, इसके संभव आंसर क्या हो सकते हैं, तो इसके संभव आंसर x बराबर -3 और x बराबर 1, ये हमारे आंसर होंगे। ये सवाल आया था अगला, यदि एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का मान क्या है। त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण, देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम ये मान लें कि इसका ये 1x है, ये कोण 2x है, ये 3x है, तो इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए, 180, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180, यानी कि ये कितना हुआ, 6x बराबर 180, 6 18, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 30। x मतलब एक x की वैल्यू, एक x की वैल्यू 30 आई, जबकि इसमें पूछा सबसे छोटा कोण कौन सा, सबसे छोटा कोण भी एक x है, इसका मतलब सबसे छोटे कोण का मान कितना बन जाएगा, x डिग्री, ये 30 डिग्री बन जाएगा।
देखिए अगला सवाल आया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए चमन एक स्थान पर 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तब वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो चमन द्वारा तय की गई दूरी बताइए कितनी होगी। ठीक है देखिए, जब वो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट क्या करता है पहले। और जब वो 48 की चाल से चलता है तो 1 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी बतानी है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ये फिक्स लाइन थी जिस पर राइट टाइम पहुंचना था। जब वो इस चाल से चला तो 3 मिनट पहले, यानी कि यहाँ पहुंच गया इतनी जल्दी। लेकिन जब वो 48 की चाल से चला तो 1 मिनट लेट हो गया, यानी यहाँ पहुंचा। तो कुल मिलाकर ये टाइम डिफरेंस हुआ इसके में जो इसने कवर किया है। तो दूरी बराबर है, अगर दो चाल दे रखी हूँ S1 S2, तो S1 S2 बटे दोनों का डिफरेंस S1 डिफरेंस S2 इंटू उनके टाइम में डिफरेंस यानी डेल्टा टी। तो D बराबर S1 S2 कितने हैं 54 इंटू 48 बटे इनमें डिफरेंस कितने का है 6 का इंटू टी के टाइम में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर पहुँचता है 3 मिनट पहले और यहाँ पर होता है 1 मिनट बाद। तो कितने का 4 मिनट का, 4 मिनट। लेकिन ये आवर में चल रहे किलोमीटर पर आवर में, तो ये मिनट में आवर बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे। काटते हैं 6 नम 54, ये 6 7 6 48। ठीक है, तो इनका गुणा करें। डी बराबर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 4 बटे 10। डी बराबर कितना आ रहा है, ये 9 8 72, 72 दूनी 144 दूनी 288 बटे 10, यानी कि 28.8 किलोमीटर, ये आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल आया था इसी पेपर में, दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है, 45.5% बचाती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दशमलव के रूप में उसकी बचत का हिस्सा बताइए। दशमलव के रूप में इनको बताना है, ये तो बहुत बेसिक सवाल हो गया। जब जो दशमलव के रूप में बताना है तो क्या करना है, इसका परसेंटेज हटा के 100 इसको भाग देना है, बस दशमलव के रूप में बताना है। तो क्या करना है, 2 पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ, एक में यहाँ दूसरे में यहाँ। तो क्या लिखा जाएगा 0.455, पीछे जीरो भी लगा सकते हैं जो कि आपका विकल्प नंबर ए है। ओके, अगला देखते हैं ऐसे सवाल। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन से आया अगला सवाल। सवाल ये है 162 भागित 51 29 9 6 + 7 बराबर क्या आएगा, ये सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बॉड मास का रूल पता होना चाहिए पहले। बॉड मास में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को लिया जाता है, उसके बाद अगर ऑफ है यानी का उसको लेंगे, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, इस सीक्वेंस में हल करते हैं। तो पहले हमारा काम है ब्रैकेट को हल करना, उसके बाद डिवाइड से चालू करना। ब्रैकेट में भी
रेखा कोष्टक, मझला कोष्टक, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, इस सीक्वेंस में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, ये जो लगा है वो रेखा कोष्टक, ये छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। देखिए, तो पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करेंगे। रेखा कोष्टक में है ये 6 + 7, 6 और 7 13, ये हुए 13। तो 13 यहाँ माइनस के हो जाएंगे, जैसे ही हट जाए जुड़ जाएंगे दोनों, तो 13 हो गए, ये 13 हो गए माइनस के। 9 में से -13 के कितने बचे? माइनस के 4। तो इतने हिस्से में कितने बचे? यहाँ पे हमने इनको कुछ नहीं किया है यहाँ तक, यहाँ पर बचे हैं कितने बचे? माइनस के 4, और यहाँ पर माइनस पहले से लगाया तो माइनस माइनस प्लस के 4। इससे आगे देखें, 162 भागित 51, ये 33, माइनस करेंगे इसे, 162 माइनस कितने बचे? 18, डिवाइड, तो 18 नंबर 162 यानी कि 9, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आया है कि निम्नलिखित वृत्त आलेख वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एक खिलौना बनाने वाली कंपनी XYZ की बिक्रियों की जानकारी देता है, जिसमें सभी खिलौनों की बिक्री से उत्पादित कुल राजस्व कितना है? 38,72,000 रुपये है। 38,72 इतना रुपये है कुल राजस्व। तो इस राजस्व का कितना लर्निंग ब्लॉक से उत्पादित हुआ था? लर्निंग ब्लॉक से बताना है, लर्निंग ब्लॉक से कितना आया है इस लागत में। टोटल लागत ये प्राप्त हुई है राजस्व की, तो इसमें लर्निंग ब्लॉक से कितना आया है। जबकि इस चार्ट में देखें हम, तो लर्निंग ब्लॉक में से 15% आया है, तो यानी कि इसका 15% जो है वो लर्निंग ब्लॉक से आया है। तो लर्निंग ब्लॉक से प्राप्त राजस्व कितना है? इसका 15%, 38,72 का 15%। हम करते हैं 0, तो यहाँ पे कितना आया? 0, 15 दूनी 30, 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, यानी लास्ट में जो 800 जिसमें आएगी वही आंसर है, यानी कि 58,800 रुपये। ये एक ही विकल्प है जिसमें लास्ट में 800 आ रही है, विकल्प नंबर डी। अगला सवाल, अगला सवाल आया है, एक बैरल में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर अम्ल है, तो इससे प्रत्येक 25 ml लीटर की क्षमता वाले कितने पात्रों को भरा जा सकता है? एक बैरल में 4 लीटर और 500 ml लीटर अम्ल भरा है, कितना? 4 लीटर और 500 ml इतना अम्ल भरा है, तो इसको 25 ml वाले बर्तनों में मतलब निकालना है, तो कितने बर्तन जो है भरे जाएंगे इससे। तो पहले क्या करना है, जब हमें एमएल में निकालना है तो इन सबको एक जैसा बना लेते हैं। ये एमएल है, ये इसको भी एमएल बना लेते हैं। तो कितना होगा? 4000 ml प्लस 500 ml, कितना बना? 4500 ml। अब इसको क्या करना है, 25 ml वाले पात्र में एक ऐसे पात्र कितने भरे जाएंगे? 25 ml 25 ml के। तो पात्रों की संख्या, टोटल बटे एक पात्र में कितना जाएगा? 25 ml। ठीक है, अब इसको हल करें, कितना आता है? 5 से 25, 5 से 5 नाम 45, 900 बाई 5 और काट देते हैं,
18 पंजे 90, 1 0। तो 180 पात्र ऐसे होंगे जिनको 25 ml की क्षमता के हिसाब से अगर निकाला जाए, पूरा 4500 ml भर जाएगा। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक 200 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। ये ट्रेन वाले या रेलगाड़ी वाले चैप्टर से सवाल आया है और बहुत बेसिक सवाल है, जिसमें सिग्नल को पार करना है। जब सिग्नल को पार करते हैं तो उसमें सिग्नल की लंबाई या दूरी उसको जोड़ते नहीं है, काउंट नहीं करते हैं, केवल रेल की लंबाई ही मायने रखती है। तो ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से और इसकी लंबाई है 200 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई, इसको डी मान सकते हैं, खुद की लंबाई ही दूरी का काम करेगी इसमें। तो कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला होता है टी बराबर डी बटे एस, यानी कि दूरी बटे चाल, टाइम बराबर। तो टी बराबर डी, कितनी दूरी जाना है 200 मीटर, बटे कितनी स्पीड से जाना है 60 बटे 60, इतने से। अब यहाँ पे देखो, ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को 5 बटे 18 से गुणा कर देते हैं, तो ये भी मीटर बटे सेकंड हो जाएगा। तो ये 18 कहाँ जाएंगे ऊपर, या फिर यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 6 तिया 18, 6 दाढ़े 60, ये 0 कट कैंसिल यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से 5 चौक 20, तो 4 ये 3 ऊपर पहुँच जाएंगे। तो टी बराबर 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेकंड में वो उस सिग्नल पोस्ट को पार कर देगी ट्रेन, जो जिसकी लंबाई क्या है 200 मीटर की है और 60 की स्पीड से चल रही है। अगला सवाल है, एक आयत का विकर्ण आयत की एक भुजा से 25 डिग्री पर झुका हुआ है। इन विकर्णों के बीच बना न्यून कोण का मान कितना होगा, ये बताना है। देखिए, एक आयत है, सवाल में दिया है एक आयत है और उसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक भुजा के साथ 25 डिग्री पर झुका हुआ है। टोटल तो ये 90 होता है, तो ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है। देखिए, दो पैरेलल लाइन, दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ जो एंगल बनता है वही यहाँ भी बनता है, एक अंतर कोण। तो अगर 25 यहाँ बना है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 25 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब कितना रह गया, 65 डिग्री, 65 25 90, टोटल 90 होता है। ऐसे ही ये भी विकर्ण काटेगा, यहाँ पर ये भी कितना बनेगा 25, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बराबर बराबर काटते हैं, ठीक है। तो अब ये 25, ये भी 25, तो ये कितना बचा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 25 25 50, ये कितना हुआ 130। अच्छा, इस तरीके से दो लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वही कोण यहाँ भी बनता है। तो 130 यहाँ, 130 यहाँ भी होगा। और ये पूरी लाइन जो कोण बनाती है वो 180 होता है। तो यदि 130 ये है तो ये कितना बचा फिर, ये वाला, ये बचा 50 डिग्री। तो इसमें पूछा है कि जो विकर्ण है आपस में उनके बीच बनने वाला न्यून कोण कितना होगा। तो देखिए, एक जो विकर्ण है यहाँ बन रहा है 150, जबकि यहाँ बन रहा है केवल 50, तो न्यून कोण कौन सा है, ये वाला। सवाल में पूछा है कि विकर्णों के बीच बना न्यून कोण का मान बताइए, तो ये न्यून कोण नहीं है, ये तो अधिक कोण है। न्यून कोण कितना है 50, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 50 डिग्री। अगला सवाल आया है, यदि tan अल्फा बराबर √5 - 2 है तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान बताइए। दिया है tan अल्फा बराबर √5 - 2, तो आपसे पूछा है tan अल्फा माइनस cot अल्फा की वैल्यू क्या होगी।
तब क्या करना है, इसकी वैल्यू रखते हैं टेन अल्फा का मान √5 -2 माइनस कॉट अल्फा, यानी कि कॉट अल्फा 1/10 अल्फा ही होता है, तो 1/10 अल्फा की वैल्यू फिर से √5 -2। इसको क्या करना है, या तो इसमें भिन्न बना दीजिए अलग, या फिर इसी का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दीजिए। √5 -2 √5 + 2, इस तरीके इसका ऊपर नीचे गुणा इनमें करना है। तो ये तो इतना ही रहेगा, √5 -2 माइनस, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई इतना ही है, 5 + 2 बटे ये दोनों a + b a - b बना रहे हैं। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गए तो 1, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √5 -2 माइनस का अंदर गुणा, माइनस का 5 इसमें माइनस का 2, √5 प्लस के माइनस के कट गए, तो -2 -2 माइनस के 4, ये आंसर आएगा टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का। अगला सवाल आया है जो तालिका का है, जिसमें सॉल्व नहीं करना है, केवल टेबल देखने से ही इसका आंसर आ जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित तालिका के अनुसार 2 वर्ष की समय सीमा में कितने महीनों में सब्जियों की कीमत एक समान है, ये बताना है। टेबल में देखें, जनवरी में पहले में 40, दूसरे में 35, फरवरी में पहले में 30, दूसरे में 50, मार्च में पहले 40, दूसरे में 35, अप्रैल में 80, दूसरे में भी 80, मई में पहले में 80, दूसरे में 80, जून में भी पहले में 80, दूसरे में भी 80, जुलाई में पहले में 80, दूसरे में 80, अगस्त में पहले में 50, दूसरे में 60, सितंबर में पहले में 50, दूसरे में 40, अक्टूबर में पहले में 50, दूसरे में 50, तो और नवंबर में पहले में 40, दूसरे में 35, दिसंबर में भी पहले में 40, दूसरे में 35। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें पूछा है कि कौन से ऐसे 2 साल हैं जिसमें समान सब्जियों की कीमत रही है। तो देखें, अप्रैल में 80-80, मई में भी 80-80, जून में भी 80-80, जुलाई में भी 80-80 और अक्टूबर में 50-50, यानी सेम सेम। तो समान कहाँ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अक्टूबर, यानी कि 5 साल हो गए। तो इसका विकल्प नंबर 1 कितने बार है, 5 बार सब्जियों की कीमत क्या रहा है, दोनों साल समान रही है, यह इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 4 संख्याएं x, y और z जब आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाएं तो सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 29.5 है। तो आंकड़ों की रेंज क्या होगी। रेंज बोलते हैं फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस होता है वो रेंज है। तो इसमें 4 संख्या दी हैं, w, x, y और z। तो ये जब क्रम में व्यवस्थित की जाती है तो ये सबसे छोटी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, फिर ये उससे बड़ी, इस तरीके से। तो अगर ये छोटे से बड़े की तरफ रखी जाती है तो सबसे छोटी शुरू की 3 तो ये होनी चाहिए, ये छोटी है। और अगर बड़ी रखी जाए तो इधर से काउंट करेंगे, सबसे बड़ी 3 तो ये है, ये सबसे छोटी है, ये बड़ी है। तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि 3 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 25.5 है। 3 संख्याओं का औसत क्या होता है, x, w + x + y बटे 3 बराबर है 25.5। तो ये कितना निकलेगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो w + x + y ये आता है 3 गुणा 25.5। ऐसे ही फिर कहा है सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत x + y + z 29.5 दिया है बटे 3, ये इनका औसत है बड़ी संख्याओं का। तो इनका योग कितना आएगा फिर, x + y + z बराबर 3 गुणा 29.5। उन्होंने कहा ये आंकड़ों की रेंज बताइए। क्या करना है, इसमें से इसको घटा देते हैं, बड़ी में से छोटे को घटा देते हैं, रेंज निकल के आएगी। तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे लिख लेते हैं, x इसी के नीचे लिख देते हैं इसे, w + x + y बराबर 3 × 25.5।
घटा देते हैं, माइनस 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 माइनस। यहाँ देखिए x प्लस का माइनस का, y प्लस का माइनस का कट गए तो क्या है, z ऊपर से इधर माइनस का w, z माइनस w बराबर इनमें से 3 कॉमन 29.5 माइनस 25.5, तो z माइनस w बराबर 3 गुणा, यहाँ से कितना बचता है 4, 3 चौक 12। तो यही आंसर आ जाएगा। इसमें रेंज पूछिए ना जेड और डब्ल्यू की, रेंज तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इनकी रेंज क्या हुई, जेड में से यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का डिफरेंस, जो कि कितने के बराबर है 4। यही इसकी रेंज होगी, आंसर हमारा यही है। देखिए अगला सवाल क्या आया है, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, लड़कियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब एक 18 वर्ष की लड़की को बदलकर एक नई लड़की से बदल देते हैं, तो नई लड़की की आयु क्या है। देखिए एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब है हर एक पर समान समान बराबर बराबर, उसको एवरेज कहते हैं। अब इस एवरेज में क्या हुआ कि एक लड़की 18 साल की को रिप्लेस किया गया। अगर हमने 18 साल की लड़की को भेजकर वापस 18 साल की लड़की बुला लेते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता। लेकिन नई लड़की के आने की वजह से एवरेज घटा है, इसका मतलब यह है कि वो लड़की 18 साल से कुछ कम रही है। तो कितनी कम रही है, उसने कहा है सवाल में कि प्रत्येक लड़की का वेट, आयु जो है वो 2-2 साल कम हो गई है, 2-2 माह कम हो गई है। तो लड़कियां तो टोटल 20 हैं, क्योंकि एक जाने के बाद फिर से एक आ गई, इसका मतलब 20 अभी भी हैं। तो 20 लड़कियों का जो आयु है वो 2-2 माह का कम हुई है। तो कितने माह कम हो गई 20 लड़कियों की, 20 लड़कियों की 2 माह के हिसाब से 40 माह कम हो गई। 40 माह का मतलब 3 साल 4 महीने, इतनी कम हुई टोटल। तो अगर वो लड़की जो 18 की गई थी वापस 18 की आती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका वेट इतना कम हुआ, इसका मतलब वो इतने साल कम है उसकी आयु। तो कितनी कम है, इसका मतलब वो 18 की ना होकर 18 से इतनी कम है, 3 साल 4 माह। तो कितना आता है घटाने के बाद, ये 12 में से 4 8 और ये 14, यानी 14 साल 8 माह की है वो लड़की। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल आया है 1120 बटे अंडर x बराबर 80, तो x का मान क्या होगा ये बताना। देखते हैं, देखिए ये कट गया, इसको बटे में ले आते हैं या इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 112 बटे 8 बराबर x अंडर x, 14 8 112, यानी 14 बराबर √x। तो x बराबर क्या आएगा, 14 का स्क्वायर, और 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 196, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल 5476 का वर्गमूल क्या होगा। 5476, इसका वर्गमूल पूछा है। देखिए एक तो इसको ट्रिक से पता लगा सकते हैं, दूसरा इसको एक अनुमानित जो वैल्यू है उनसे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विकल्प हैं जैसे कि 84 76 74 66, इसके हिसाब से देखें तो देखिए अगर हम 70 का करते हैं वर्ग तो 4900 होता है, जबकि 4900 से ज़्यादा है। अगर हम 80 का करते हैं 6400, तो ये 6400 से कम है। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि ये वैल्यू जो है वो 70 से 80 के बीच में है, इसलिए 66 आंसर नहीं हो सकता और 84 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 80 से आगे तो है ही नहीं। ये 70 और 80 के बीच में है। अब 70 और 80 के बीच में या तो 74 है या तो 76 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 75 का वर्ग चेक कर लेते हैं। 75 का वर्ग जो कि आसान है, कितना आता है 25 लास्ट में, और 8 7 56, 56 25, जबकि ये 54 है। इसका मतलब ये किसका आंसर है, ये कम है, तो किसका होगा 74 का।
ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए ये बताइए, दो कजिन के वर्तमान उम्रों का योग 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले वयस्क की उम्र युवा की उम्र की 3 गुनी थी, तो वयस्क की वर्तमान उम्र क्या है ये बताना है। देखिए, दो कजिन हैं, एक है वयस्क, एक युवा है। हम वयस्क को ऐसा कर लेते हैं, वयस्क को V मान लेते हैं, और दूसरा कौन है, युवा है, उसको Y मान लेते हैं। Y प्लस U जो है, यानी दोनों का उम्र का योग जो है वो 54 साल है। 11 साल पहले, 11 साल पहले यदि इसके साथ इसके केस में बनाते हैं तो 11 साल पहले यानी कि 11 V माइनस 11, और ये Y माइनस 11। 11 साल पहले वयस्क की उम्र युवा की उम्र की 3 गुनी थी। वयस्क की उम्र युवा की उम्र की 3 गुनी थी। ये कंडीशन दोबारा में दे रखी है। पहली कंडीशन दे रखी है कि दोनों की उम्र का योग 54 साल है, जबकि दोबारा में कह रखा है कि 11 साल पहले, 11 साल इसको पहले करो, इसके पहले करो, तब जो रिलेशन था इन दोनों में आपस में, इसकी उम्र का 3 गुना थी। तो इससे एक समीकरण निकालते हैं, कितना आएगा, v माइनस 11 बराबर 3y माइनस 33। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो v माइनस 3y, ये 11 घटेंगे यहाँ पे, तो माइनस के 22। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, जो पहले ये बनी थी, दूसरी ये बनी थी। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। v प्लस वाई बराबर 54 और v माइनस 3y बराबर माइनस के 22। इसको घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट गए, कितना आया, 4y बराबर, ये कितना आया, 76, y से काट लेंगे 19, यानी कि y की वैल्यू उम्र कितनी आ गई, यानी जो यंग है उसकी उम्र कितनी आई, 19 साल। अगर ये 19 साल आ गई है तो इसमें लग के घटा लेते हैं, अगर इस जगह y की जगह 19 रख लेते हैं तो घटा देंगे, तो v की उम्र कितनी आ जाएगी, इसमें से घटाइए, 14 में से 9, 5, और ये 35। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु हैं। BE और DF एक दूसरे को बिंदु X पर काटते हैं। DE और CF एक दूसरे को बिंदु Y पर काटते हैं। तो X, Y का मान क्या है ये बताना है। देखिए, ज्योमेट्री का सवाल है ये। त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कहा है कि DEF जो है वो BC का मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु E, इसका मध्य बिंदु F है। BC, CA और AB के जो मध्य बिंदु हैं वो DEF हैं। BE, तो अगर ये मध्य बिंदु इस तरीके से हैं तो इस तरीके से इनको मिला देते हैं, मध्य बिंदुओं को आपस में। इसमें कहा है BE और DF एक दूसरे को X पर काटते हैं। BE और DF, BE ये वाला, BE और DF एक दूसरे को यहाँ पर X पर काटते हैं। दोबारा में कहा है कि DE और CF, DE ये और CF ये एक दूसरे को Y पर काटते हैं। तो आपसे पूछा है ये XY की लाइन क्या होगी, XY का मान क्या होगा, देखिए ये मिड पॉइंट थ्योरम का सवाल है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि ये कोई त्रिभुज है और ABC, यदि इसका मिडिल पॉइंट और इस लाइन का मिडिल पॉइंट को हम आपस में मिला दें तो मिड पॉइंट थ्योरम में कहती है कि ये इसके समांतर होगी और ये इसका जस्ट आधा होगी। तो अगर ये BC है तो ये लाइन कितनी होनी चाहिए, BC/2। तो यही चीज यहाँ पे भी है, ये इसका मिडिल पॉइंट है। जब मिडिल पॉइंट है ये वाला,
तो ये इस लाइन के समांतर होगी और इसका आधा होगी। इसका मतलब ये लाइन कितनी होनी चाहिए, BC/2। अब इसमें ये कहा है कि अब ये इसका मिडिल पॉइंट, अब ये भी तो एक त्रिभुज है जिसका ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। तो अगर इसका ये जो मिडिल पॉइंट है तो वो इसके समांतर होगी और इसके समांतर होगी और इसका आधा होगी। अगर ये BC/2 है तो ये कितनी होनी चाहिए फिर, BC/4। ये हमारा आंसर होगा, यानी इसका भी आधा करेंगे, BC/2 का आधा, BC/4। ये आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है 0.0324 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, जब ऐसा सवाल आए तो आपको इसमें दो तरीके से काम करना है सवाल के हिसाब से, कि क्या इसका वर्गमूल निकालना है या इसके दशमलव पे काम करना है। देखिए, जैसे कि इसमें इसके विकल्प जो दिए हैं वो 1, 1.8, 1.08, 0.018, 0.18। इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें 18 तो लगभग सब में ही है। इसका मतलब ये है कि आपको वर्गमूल नहीं निकालना है, आपको दशमलव पे काम करना है कि दशमलव कितने आएंगे। अगर 4 के बाद दशमलव है तो वर्गमूल होने के बाद वो 2 के बाद दशमलव आ जाता है, तो इसका मतलब 18 तो आनी है, लेकिन दशमलव कितने के बाद आनी है, 2 के बाद। तो ये विकल्प जहाँ भी है वो आंसर है, क्योंकि आपको 18 नहीं निकालना था, 18 तो उसने हर विकल्प में दिया है। आपको क्या चेक करना है, सिर्फ वो दशमलव के स्थान चेक करने के कितने स्थानों बाद इसको रखना है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिर्यक ऊंचाई 16 मीटर और 5.6 मीटर है। व्यास दिया है शंकु का 16 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिज्या कितनी होगी, 8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई जो है वो 5.6 मीटर। तो तंबू बनाने के लिए 4 मीटर चौड़े और कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी, ये बताना है। देखिए, शंकु जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, शंकु इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या है कि ये तिर्यक ऊंचाई होती है L और ये होती है त्रिज्या R। ठीक है, तब इसका जो, अगर हमें इसका तंबू बनाना है, चारों ओर से कपड़े से ढकना है, इसका मतलब हमें वक्र पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πr/L। इतना वक्र पृष्ठ होगा जो कि इसके कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कपड़े का क्षेत्रफल, यानी मान लीजिए कपड़ा L लंबाई का और B चौड़ाई का है, तो इसके बराबर होगा। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, कितना है आर, 8 मीटर, इंटू एल कितने मीटर लंबा है, 5.6, बराबर। अब उसमें दिया है कि कपड़ा यदि 4 मीटर चौड़ा ले लें हम तो कितना लंबा लेना पड़ेगा, ये निकालना है हमें। हल कर देते हैं, 4 दूनी 8, 2 और कितना है 56 दूनी 112 यानी 11.2, 3.14 गुणा 11.2 बराबर एल। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो एल बराबर आ जाएगा 35.15 मीटर। इतने मीटर लंबा हमें कपड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा देंगे तो 35.2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, एक कियोस्क के पास विभिन्न ब्रांड की चिप्स हैं और दुकानदार की कुल बिक्री 70% तो आलू चिप्स से होती है। कुल बिक्री जो है वो उसकी 70% आलू चिप्स से, जबकि 30% अन्य चिप्स से होती है। 30% अन्य चिप्स से होती है। सवाल में दिया है, यदि प्रति तिमाही
दुकान की औसत बिक्री 12 लाख रुपए है, तो आलू चिप्स से अनुमानित कितनी औसत बिक्री हुई है? देखिए, प्रति तिमाही यानी 3 महीने में औसत बिक्री आई है 12 लाख, तो 1 महीने की चेक करनी है हमें तो 1 महीने में कितनी आएगी? 4 लाख। 1 महीने की औसत बिक्री 4 लाख, जिसमें 70% हिस्सा आलू चिप्स का है, 30% हिस्सा अन्य चिप्स का है, तो इनका रेशियो किस रेशियो में निकल के आए हैं? यानी 7:3 के रेशियो में ये बिक्री हुई। सवाल में पूछा है कि आलू चिप्स से कितनी औसत बिक्री हुई है, तो 4 लाख का कितना हिस्सा लेना है हमें? 7 यूनिट। 4 लाख का कितना हिस्सा लेना है आलू चिप्स के लिए? 7। कितने में? टोटल कितने पर? 10 पर। 7 और 3 10, 0 से 0, 4 7 28 और 4 0, यानी 2,80,000 रुपये अकेले आलू चिप्स से प्राप्त होते हैं। आगे सवाल देखते हैं। सवाल है 15x² प्लस 8x, दूसरा 3x² प्लस 12 और है प्लस 12, 3x² प्लस x माइनस 2x, 3x² माइनस 2x और अगला दिया है, ये नहीं है, ये है 3x² प्लस x माइनस 2, 3x² माइनस 2x और 9x² माइनस 12x प्लस 4। इसका मासा बताना है, ये सवाल है। देखिए, मासा बताने के लिए मासा वो संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है, वो मासा होती है। तो इनके क्या करना है, हमें फैक्टर कर लेने हैं। इसका फैक्टर बना के देखो कितना है। इसका 15 बार 180, 18 दाढ़ी 180, यानी कि 15x² प्लस कितना बनेगा? 15 इंटू 12, 180, 18 दाढ़ी 180, यानी कि 18x माइनस 10x और यहाँ पे माइनस है क्या? माइनस 12 है, ठीक है, माइनस 12 है। तब इनमें से कॉमन 3x, 3 पंजे 15x और 3 छिंग 18, यहाँ से कॉमन 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, यानी कि 5x प्लस 6 और 3x माइनस 2, इनके फैक्टर आए। इसका निकालें कितना आएगा? 3x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2, 3x कॉमन, x प्लस 1, 2 कॉमन, x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 और 3x माइनस 2। इसमें देखो, इसमें तो कुछ नहीं, सिर्फ x ही कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 2। इसमें क्या आया? 9x² माइनस, ये कितना? 9 चौक 36, तो 6 छंग 36 होता है 6x और 6x प्लस 4, यानी कि यहाँ से कॉमन कितना आएगा? 3x, तो 3 3 9, 3x माइनस 2, अगले में आएगा माइनस का 2, 3x माइनस 2, तो यानी कि 3x माइनस 2 का 2 बार आया है, होल स्क्वायर कह सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे देखो, मासा के लिए कही गई है, इसका मतलब सब में कॉमन होनी चाहिए। कौन कॉमन है? 3x माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इस सवाल का मासा क्या होगा? 3x माइनस 2। ये सवाल का आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल कार्य समय से है। सवाल है, ए और बी एक साथ एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करना चाहें तो कितने समय में काम होगा? देखिए, ए और बी और सी और ए, ये एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब ए और बी काम करते हैं तो 10 दिन लगते हैं,
बी और सी काम करते हैं तो 15 दिन लगते हैं, सी और ए काम करते हैं 12 दिन लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। कितना आता है 60, 10 छः 60, 12 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। यानी कि ए और बी 6 काम कर सकते हैं, बी सी 4 काम, सी और ए 5 काम कर सकते हैं। यदि तीनों इकट्ठे हो जाएं तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आएगा, 2 बार ए बी सी आएगा, जो कि कितना काम कर पाएंगे 15। तो ए बी सी एक बार में कितना काम कर पाएंगे, ए बी सी की कैपेसिटी कितनी आई 7.5, यानी 15/2। ये भी कह सकते हैं 7.5 का मतलब 15/2। तो अब ये तीनों इकट्ठे यदि इस कैपेसिटी से 60 काम को करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 60/15/2, यानी 15 चौक 60, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि 8 दिन में ये सब मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का है। 119 भागित 22 90 भागित 23 105 भागित 7 गुणा 3, ये सवाल है। देखिए कैसे करना है इस सवाल को। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले सवाल में भी कि इसमें बॉड मास का रूल लगाना पड़ता है। तो इसमें पहले रेखा कोष्ठक कॉल करना पड़ेगा। तो 3 सत्ते 21, 21 का भाग जब 105 में देंगे तो 21 पंजे 105। इसमें 2 कोष्ठक हैं क्या, 21 पंजे 105 5। तो इसमें से घटा देंगे कितना आएगा, 23 में से जब ये 5 घटा देंगे कितना आया 18। 18 का भाग देंगे 90 में, 18 पंजे 90, यानी यहाँ तक 5 आया। 22 में से 5 हटा देंगे कितना बचा 17 भागे 119, 17 सत्ते 119, यानी 7 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है 3 sin x माइनस cos x की होल पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, इसका मान क्या होगा ये बताना है। देखिए इसका होल को 4 खोलना है, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं एक बार, फिर उसका स्क्वायर खोलेंगे दोबारा। तो इसका इस होल स्क्वायर खोलते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक बार होल स्क्वायर खोल दिया, अभी एक बार और रह जाएगा इस पर। सेम इधर 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 3, ये कितना बना 1, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6, यहाँ भी हो गया ये 1 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, इसका मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं 4 माइनस 3 चौक 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 3, इसका होल स्क्वायर फिर से खोलते हैं तो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के फिर 2 दूनी 4 यानी 2ab में 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 दूनी 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इनको
4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं अलग, 3 प्लस 3 चौक 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें 4 तिया 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 12 साइन एक्स कॉस एक्स, 12 साइन एक्स कॉस एक्स कट गई, क्या बचा 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 6 4 10 और 3 13 इस सवाल का आंसर। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है, 16% के लाभ को मिलाकर ऋषि ने 2059 रुपए के जूते का एक जोड़ा बेचा, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए 16% के प्रॉफिट पर बेचा 2059 रुपए में। ठीक है, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 4/25, यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 में खरीद कर 4 का लाभ लेकर उसने कितने में बेच दिया 29 में, जबकि ये वैल्यू कितने के बराबर है 2059 रुपये की। 29 सत्ते 203, 29 एक 29, यानी कि कितने, एक यूनिट का माना कितना है 71, हमें कितने का मान निकालना है 25 का, तो यानी कि 25 गुणा 71 बराबर कितने का गुणा, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 25 एकम 25, 5 2 25 सत्ते 175 और 2 177, यानी कि 1725 रुपये के जूते उसने खरीदे होंगे, जूते का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये आज का ग्रुप डी का पेपर है, आपको कैसा लगा ये बताना।